बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 का जो पहला टॉपिक है आपके रिड्यूस सिलेबस में वो ये है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जितनी चीज़ें समझाई वो अगर क्लियर है तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कल का लेक्चर तो यकीनन नहीं पढ़ा होगा, कॉपी उठा के साइड पे रख दी होगी ना, पढ़ा था। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। जब भी वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम ले और वो लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आगे उसने कुछ भी कहो आप ये सारी कहानी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर के होगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या है, कल भी समझाई थी। ये एक कार्डबोर्ड है जिसमें 2 सुराख कर दिए। इसको हम कह रहे हैं S1, इसको हम कह रहे हैं S2। S1 और S2 के दरमियान जो फासला है उसको नाम दिया है D। इस कार्डबोर्ड के सामने एक स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन के दरमियान और इस कार्डबोर्ड के दरमियान यानी स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? L है, ठीक है। लाइट जब इस स्क्रीन पे पड़ती है तो इंटरफेरेंस की पट्टियां बनती हैं। कल मैंने समझाया था, यहाँ रोशनी होगी, यहाँ तारीकी होगी, यहाँ रोशनी होगी, यहाँ। वो रोशनी और तारीकी की जो पट्टियां बनती हैं उनको फ्रिंज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। अब हमने लिखा क्या? यंग अलाउड लाइट फ्रॉम 2 स्लिट्स S1 एंड S2 टू फॉल ऑन अ स्क्रीन। यंग ने रोशनी को इस पे पड़ने दिया जो S1 और S2 से आ रही थी। The 2 slits acts as 2 coherent sources of light। ये जो 2 slits हैं ये लाइट की 2 सोर्सेज है, समझे। कोहेरेंट, कोहेरेंट क्या है? ऐसी सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। बस इतना याद रख ले कोहेरेंट के बारे में। एज अ रिजल्ट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर उसको इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस मिली, यानी रोशन और तारीक धारियाँ मिली। पहले मेरी तरफ देखो यार, कॉपी में ना देखो, है, समझो। अब एजम्पशंस क्या है? वही D डिस्टेंस है स्लिट्स का, L डिस्टेंस है स्लिट का स्क्रीन से। ये S1 और S2 के दरमियान से हमने एक लाइन खींच ली और स्क्रीन पे ले गए। इसको हमने स्क्रीन का सेंटर मान लिया। तो पॉइंट O हमने कहा सेंट्रल स्पॉट ऑन स्क्रीन। पॉइंट P क्या है? वो Y डिस्टेंस पर है पॉइंट O से। तो लिखा मैंने Y डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O। यह लिखना मैं भूल गया, ये Y है। लैम्डा क्या हो गई? वेवलेंथ ऑफ लाइट। और डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग होगी जो उसने कही है। अभी हम निकालेंगे, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यंग ने किया क्या? यहाँ रोशन और तारीक धारियाँ तो मिल गई, ये तो साबित हो गया कि लाइट वेव है। लेकिन थ्योरी उस वक्त तक नामुकम्मल रहती है जब तक उसकी मैथमेटिक्स ना आ जाए। अब कहाँ पे रोशन धारी बनेगी, कहाँ पे तारीक धारी बनेगी, उसकी इक्वेशन बनानी है। तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कोई भी पॉइंट P, अगर पॉइंट P पे रोशन धारी बनेगी तो इसका मतलब इंटरफेरेंस कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव। और अगर तारीक धारी बनेगी तो क्या होना चाहिए? तो हम यही एज्यूम करके हम एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे। वो इक्वेशन सिर्फ फिर पॉइंट P के लिए नहीं होगी, वो सारे पॉइंट्स के लिए होगी, ठीक है। आगे हम यही करने जाएंगे, ये उतारना। अब पॉइंट P पर स्लिट 1 से भी लाइट पहुंच रही है और स्लिट 2 से भी। स्लिट 1 पे जो लाइट पहुंच रही है, स्लिट 1 से जो लाइट पहुंच रही है पॉइंट P पे, उसको हमने कहा R1। R1 से मुराद है रे 1, और हमने इसको एज्यूम कर लिया कि वो डिस्टेंस जो स्लिट 1 की लाइट ने तय किया और जो स्लिट 2 की लाइट ने तय किया वो क्या है? R2। तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, R1 या R2? R2 ज़्यादा है ना, क्लियर नज़र आ रहा है। R1 डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम S1, R2 डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम S2। इट इज़ ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है जाहिर है, रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रहा है कि हमने फेल होना है। इसी तरह ये भी नज़र आ रहा है
कि R2 का डिस्टेंस R1 से ज़्यादा। नहीं, इंशाल्लाह A1 ग्रेड लाएंगे यार, ठीक है। हाँ, A1 ग्रेड, ये तो वैसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। इट टचेज R2 एट पॉइंट R। हमने किया क्या, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम S1, S1 से परपेंडिकुलर गिराया R2 पर। इट टचेज R2 एट पॉइंट R। पॉइंट R पर ये परपेंडिकुलर जो मिल रहा है उसको हमने रे 2 पे जहाँ ये मिल रहा है उसको हमने R नाम दे दिया। अब R से आगे ये जो रे है इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे ना तो ये रे 1 से मिल जाएगी, देख रहे हो। R के आगे जो है इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का रे 2 का डिस्टेंस वही है जो रे 1 का है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है, ये पाथ क्या है, डिफरेंस। 10 पाथ डिफरेंस क्या हो गया, S2R। यही कल समझाया था, पाथ डिफरेंस निकालना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये रे 2 का वो ज़्यादा फासला है जो उसने रे 1 के मुकाबले में तय किया है। यहाँ से आप रे 2 को जब पीछे लेके जाओगे तो वो मिल जाएगी रे 1 से, ठीक है। रे 2 को यहाँ से उठा के पीछे लेके जाओ ना तो ये रे 1 से मिल जाएगी। इसका मतलब है रे 2 का ये वाला पोर्शन रे 1 के बराबर है। तो ज़्यादा पोर्शन कौन सा है, S2R। और वो S2R क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब हमने एक्सप्रेशन निकालनी है, डेरिवेशन करनी है। इसमें 2 ट्राइंगल है। पहले हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं S1 S2R, और मैंने बना भी दी है। ये S1 S2 और R ये परपेंडिकुलर था ना R पे, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल थीटा है, तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। हमने साइन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा के सामने S2R, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने S1 S2। S1 S2 क्या है, D। S1 S2 क्या है, D। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लें तो S2R आ गया और D साइन थीटा। अब यहाँ हमने कहा था पार्ट डिफरेंस S2R है, तो S2R की जगह मैंने क्या लिख दिया, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, D साइन थीटा। अब हमने अगली ट्राइंगल ली O, P और Q। इसमें भी यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। ये दोनों थीटा बराबर हैं, बस इतना याद रख लें, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये रही वो दूसरी ट्राइंगल, अगेन मैंने छोटी करके बना दी, ये वो एंगल थीटा। अब ये भी 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री और थीटा वाली साइड बेस, ये बेस हो गई ना। अब टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर y, बेस हो गया L। इसमें होता क्या है, ये जो L डिस्टेंस है ये D से बहुत बड़ा होता है। L इज मच मच ग्रेटर देन D। L 1 मीटर या उससे ज़्यादा होता है और D 1 मिलीमीटर या उससे भी कम होता है। हमने बनाया बड़ा है समझने के लिए, वरना ये बहुत ही कम है। जैसे जैसे आप D को छोटा करते जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा। ये एंगल, जब एंगल छोटा होता है तो साइन और टेंजेंट का आंसर सेम आता है। तो यहाँ हमने लिखा है हियर एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल ड्यू टू, उसका मैंने उल्लेख लिख दिया, D इज मच मच लेस देन L। L अगर D से बहुत बड़ा है तो D L से बहुत छोटा है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा हम बता चुके हैं y अपॉन L। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, पार्ट डिफरेंस बराबर है D साइन थीटा। साइन थीटा की जगह आ गई साइन थीटा की ये वाली वैल्यू y अपॉन L। मुझे y चाहिए, y मुझे बताएगा कि कितनी दूर हूँ मैं, कहाँ से, O से, और इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या वो डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो यहाँ से मैंने y निकाला, L यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, D यहाँ पे आके L एक साइड पे रह गया, y एक साइड पे रह गया। ठीक है, यहाँ तक उतार लो।
हाँ मैं कहाँ तक मैंने समझा दिया था, मैं खुद भी भूल गया। अच्छा यहीं से शुरू करना है ना। हाँ अब हमने फ्रिंजेस की पोजीशन निकालनी है। इक्वेशन 2 हमारी ये थी, ठीक है, और ये वो मैंने स्क्रीन का ये पोर्शन छोड़ा हुआ, ये मुझे ज़रूरत है। ये सेंट्रल पॉइंट था और P यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे। तो मैंने लिखा क्या है, फॉर ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P पे फ्रिंज ब्राइट हो तो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो। इंटरफेरेंस मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होने के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, m लैम्डा। कल हमने देखा था। इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय l अपॉन डी। तो y इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस की जगह क्या आ गया, m लैम्डा l अपॉन डी। ये y के साथ m लिख लिया। आप m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक ब्राइट फ्रिंज जा जाएगी, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अगली, इसलिए m यहाँ लिखा है कि y 0, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी, तो उससे हमें पहचानने में आसानी होगी। प्लस वाली फ्रिंज जो है 0 से ऊपर होगी, माइनस वाली फ्रिंज 0 से नीचे होगी। डार्क फ्रिंजेस वही चीज़, फॉर डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P इंटरफेरेंस मस्ट बी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, m प्लस हाफ। इसी इक्वेशन में पार्ट डिफरेंस को लिख दिया m प्लस हाफ, तो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। m y है 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1। क्वेश्चन में उसने कहा था फ्रिंज स्पेसिंग निकालो। क्या मतलब, आपके पास दो डार्क फ्रिंजेस हैं, दो तारीख धारियां हैं, तो उनके दरमियान फासला कितना है, या दो रोशन धारियां हैं, उनके दरमियान फासला, धारी को फ्रिंज कह रहे हैं हम। स्क्रीन पे क्या नजर आएगी, रोशन धारी, तारीख धारी। रोशन धारी पट्टियां नजर आएंगी, ठीक है। तो दो रोशन पट्टियों के दरमियान जो गैप है वो भी फ्रिंज स्पेसिंग है, और दो तारीख धारियों के दरमियान जो गैप है वो भी फ्रिंज स्पेसिंग है। तब हम निकाल रहे हैं पहले ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ब्राइट फ्रिंजेस की इक्वेशन ये है कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी कहाँ, तो हम दो ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन निकालेंगे स्क्रीन पर और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमने कहा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज m0 पुट कर दो, y0 m0 कर दिया तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 0। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो m0 का क्या मतलब हो गया, पॉइंट O पर ही बनेगी ना, आप ऊपर जाओगे ना। y क्या है कि आप O से ऊपर जाओ, y 0 हो गया, इसका मतलब है आप O पर ही खड़े, तो पहली धारी बनेगी O पर रोशन, ठीक है। अब m को 1 पुट कर दिया, y1 नाम दे दिया, तो आंसर आ गया लैम्डा l अपॉन डी। इनका डिफरेंस निकाल लिया, वो स्पेसिंग आ गई। डिफरेंस को डेल्टा y नाम दे दिया, y1 माइनस y0। y1 की वैल्यू y0 0 है, तो यही आंसर आ गया। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आ गया लैम्डा l अपॉन डी। अब हमने डार्क फ्रिंजेस के लिए भी यही किया, m को 0 पुट किया, y0 नाम दे दिया, 0 प्लस हाफ, हाफ ही हो जाएगा ना, तो हाफ जब मल्टीप्लाई होगा लैम्डा l 1 से मल्टीप्लाई होगा, d 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा l अपॉन 2d। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए m 1 रख दिया, 1 प्लस 1 अपॉन 2, LCM 2 हो गया, तो ये 2 1 सा 2 हो गया और 1 ऐसे ही आ गया, ये क्या हो गया 3/2। तो 3/2 क्या हो गया, 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, अगेन 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, अगेन डेल्टा y निकाला, y1 माइनस y1 है 3 लैम्डा l अपॉन 2d, y0 है लैम्डा l अपॉन LCM हो गया 2d। ये रकम ऐसी आ गई, 3 में से 1 किया 2, 2 से 2 कैंसल, डेल्टा y बराबर हो गया लैम्डा l अपॉन, वाह कमाल हो गया, नहीं कमाल हुआ या नहीं हुआ, कैसे बताओ। कैसे कमाल हो गया बताओ। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का आंसर सेम आ गया। जो ब्राइट फ्रिंजेस की स्पेसिंग है वही डार्क फ्रिंजेस की भी, तो इसलिए हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो। ये डेरिवेशन यहाँ पे दी एंड हो गई।